हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर्स का नेम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और जिसमें मैं आपको फुल नोट्स के साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आपकी सीबीएसई एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए साथ में, और इसके साथ में मेरा चैनल जो है पाल कॉमर्स पॉइंट है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इस पॉइंट्स के इंट्रोडक्शंस में पहला पॉइंट है सेक्टर। सेक्टर मींस अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो एक सेक्टर जो होता है इकोनॉमी का एक पार्ट है। यहाँ पे जो पीपल जो होते हैं ना, लोग जो हैं डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज करते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज करते हैं, द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर टू अंडरस्टैंड। मींस दिस वन टू डिवाइडेड इन दिस इकोनॉमी in these sector. First is the production, employment, development, and there is the in the Hindi meaning अर्थव्यवस्था। सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था का वह भाग है, यहाँ लोग अलग अलग आर्थिक मीन्स जो पैसा कमाते हैं, अर्निंग गतिविधियां करते हैं। अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में बांटने से हमें जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसको अगर हम सेक्टर से बांधेंगे तो हमें बांट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, लोगों को काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और लोगों का विकास होगा। इन चीजों को समझने में हमें हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट इज द फर्स्ट पॉइंट इज हियर क्लासिफिकेशंस ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन से सेक्टर होते हैं ये स्टूडेंट्स? 3 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट इज हियर प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज से डिपेंड हो उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल, जो मतलब कि हम किससे प्रोडक्शंस करते हैं, जमीन से करते हैं। हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, पानी हुआ, मिट्टी हुआ और सन हुआ, तो इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया। फिशिंग, जैसे मछली पालन हो गया, ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर्स है। फॉरेस्ट्री, जैसे जंगल हो गया, ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है। माइनिंग, कोयल खाने, जो नहीं हम लोग जमीन से जो कोयला निकालते हैं, तो ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है। इट इज आल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। उदाहरण कृषि, मछली पालन, खनन, वानिकी यानी जो फॉरेस्ट्री है, जिसे हम नेचुरल रिसोर्स से कोई भी चीज लेते हैं, तो वे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। सेकंड पॉइंट सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स includes secondary sector includes activities in which raw material are converted into finished goods। जैसे हम कोई क्या करते हैं ना, जैसे कोई भी गुड्स है, गुड्स को हम लोग जब रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा फिनिश्ड गुड्स हो जाता है। जैसे आपने के पास आपने क्या बोया, गन्ना बोया, और गन्ना बोने के बाद में आपने क्या किया, उसको चीनी में बदल दिया, फैक्ट्री में जाएगा गन्ना, शुगर कैन में बदल गया। क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से आपने किस में बदल दिया, उसको कपड़े में बदल दिया। कार मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे पार्ट आपने ज्वाइंट किए और आपकी कार बन गई। इट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदला जाता है। यानी जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है ना स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड गुड्स में बदल देंगे तो यही हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। जैसे आपने गन्ने को फैक्ट्री में ले गए, उससे चीनी बना दी फिनिश्ड, और चीनी हम खाएंगे, चाय भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। थर्ड पॉइंट इज ट्रेजरी सेक्टर। ट्रेजरी सेक्टर इंक्लूड सर्विसेज एक्टिविटीज दैट सपोर्ट। ट्रेजरी सेक्टर में क्या होता है कि जो भी सर्विसेज होती हैं, जैसे सपोर्ट दी जाती हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है, जिसे सेवा बोलते हैं, ठीक है, जो किसी के यहाँ काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हमारे यहाँ होगा तो माल अपना एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा। बैंक से हम क्या लेंगे, इंडस्ट्रीज क्या लेगी, पैसा उधार लेगी। एजुकेशन से नॉलेज मिलेगी और लोग अपने वर्क को सही ढंग से करेंगे। हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर लोगों की हेल्थ सही नहीं होगी तो लोग काम कैसे करेंगे। तो कम्युनिकेशन आज मोबाइल ने सारा
जगत ही बदल दिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन माल मंगवाना या भेजना है तो फोन के एक ऑर्डर से आपका आ जाता है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे को संदेश भेजना। इट इज कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर, यानी ये जितने भी सेक्टर्स हैं सर्विसेज सेक्टर हैं, मतलब जिससे हम तृतीयक क्षेत्र में वे सेवाएं आती हैं जो अन्य क्षेत्रों की सहायता करती हैं। उदाहरण ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेरिजन ऑफ सेक्टर्स जीडीपी कंट्रीब्यूशंस, यानी इन सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशंस में क्या योगदान है। प्राइमरी सेक्टर्स एम्प्लॉयज मैनी पीपल बट कंट्रीब्यूट्स लेस टू जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे गांव के लोग काम करते हैं लेकिन इसमें जीडीपी का इसका कंट्रीब्यूशंस बहुत कम है, यानी कम है, प्राइमरी सेक्टर्स का बहुत कम है। सेकेंडरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स मॉडरेटली, मींस इसमें भी सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशंस बहुत ही ज़्यादा मॉडरेटली है और इसका जो सेक्टर्स जो है मीडियम टाइप्स का हम कह सकते हैं, ठीक है। ट्रेजरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ जीडीपी, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस है जो हमारे देश में ये ट्रेजरी सेक्टर का है और इससे हमारी जीडीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार ज्यादा लेकिन जीडीपी योगदान कम। द्वितीयक क्षेत्र में माध्यम में योगदान देता है, तृतीयक क्षेत्र सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेजरी सेक्टर। द सर्विस सेक्टर, इससे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग बिकॉज डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, किसकी डिमांड होगी, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, हमारा माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। बैंकिंग, पैसे की जरूरत है, पैसा है तो कहाँ पे रखेंगे, हम बैंक में रखेंगे। हॉस्पिटल हमारा हेल्थ केयरिंग के लिए होता है तो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशंस, जो हमारे सेक्टर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशंस, किसकी ग्रोथ होगी। नीड फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, यानी हमारे यहाँ जो जरूरत है किसकी, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज की पूरी होगी। सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, किसको सपोर्ट मिलेगी, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगी। सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, हॉस्पिटल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आईटी और कम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा, एजुकेशन एंड हेल्थ की जरूरत है और एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज को ये हेल्प देते हैं क्योंकि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज हमारी नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स होती है ना और इनका सर्विसेज होती हैं, इनको अगर हम जोड़ दिया जाए तो हमारी जीडीपी आ जाएगी, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू ही जीडीपी है। ये होती कहाँ है, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर, यानी ये प्रोड्यूस कहाँ की जाती है, किस कंट्री में एक साल के लिए हमारे जो प्रोड्यूसिंग की जाती है वो जीडीपी है। जीडीपी इज यूज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जीडीपी से क्या किया जाता है, क्या बेनिफिट्स इसका, इससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं। जीडीपी एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित यानी प्रोड्यूसिंग सभी अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स और सेवाओं का कुल मूल्य, यानी जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, अंतिम फाइनल गुड्स और सेवाओं का जो मूल्य है यही आर्थिक विकास मापता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स जो हमारा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखिए, गुड्स रेडी फॉर कंज्यूमर्स, यानी जो गुड्स कंज्यूमर्स के लिए रेडी हो जाए उसे हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं, जिसे आप लाके खुद यूज करो, जैसे कुरकुरा, चिप्स, टीवी, ब्रेड, ये सारे हमारे कंज्यूमर्स गुड्स हैं जिनका पर्पस हमें इसको आगे बेचना ना हो। यो उपभोक्ताओं के लिए तैयार वस्तुएं, उदाहरण ब्रेड, टीवी, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो गुड्स कंज्यूमर्स के लिए हो वही फाइनल गुड्स होता है। जैसे शुगर कैन, गन्ना थोड़ी यूज कोई करेगा, उससे बनी हुई चीनी को लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एग्जांपल फ्लोर फॉर ब्रेड, यानी जो मान लीजिए कि आप इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर चीनी आप अपने घर पे ले आए, शुगर अगर आप अपने घर पे ले आए तो ये आपके लिए कंज्यूमर गुड्स है, और अगर यही चीनी को अगर हलवाई ले गया तो हलवाई क्या करेगा, उससे मिठाई बनाएगा, तो मिठाई बनाने के बाद में उसको फिर बेचेगा, तो वो वही हलवाई के लिए ये शुगर क्या हो जाएगी, एक वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। अगर आपने कोई गुड्स लाकर घर पे यूज किया तो ये आपके लिए फाइनल गुड्स है, और अगर वही गुड्स अगर दुकानदार लेकर गया और उसका पर्पज उसको बेचना है तो वो उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है।
आगे उत्पादन के लिए उपयोग वस्तुएं, उदाहरण आटा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। और इसमें जब कोई भी वैल्यू जो होती है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, बार बार जोड़ दी जाती है, तो ये डबल काउंटिंग कहलाती है। जीडीपी में जो सिर्फ यूज होगी, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या इसके सेक्टर्स के क्लासिफिकेशन से पहली बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, जॉब विद फिक्स्ड आवर्स, यानी जॉब क्या होती है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फिक्स्ड होती है, रेगुलर सैलरी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, काम से कोई निकाल नहीं सकता। एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक, यानी इसके ये एग्जाम्पल है। जो यहाँ पे नियमित नौकरी यानी रेगुलर जो वर्क करते हैं, जो फिक्स सैलरी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, जैसे बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब इसके बाद में बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, बहुत ही कम वेज होता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, जब मर्जी आओ और शाम को जाओ। डेली वेज वर्कर्स यानी डेली काम, जैसे दिहाड़ीदार बोलते हैं। स्मॉल शॉप्स यानी छोटी दुकानदार, ठीक है। कम वेतन, सुरक्षा नहीं, नियम तय नहीं, उदाहरण मजदूरी, छोटे दुकानदार। अब नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी क्या नीड है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे मैं आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड योगा की क्लासेस देता हूँ, बने रहिए साथ में। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्कर्स नीड प्रोटेक्शंस बिकॉज। वर्कर्स क्या चाहता है भाई, हमें प्रोटेक्शंस मिले, हमें रेगुलर पैसा मिले। मान लीजिए अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वहां पे हम पैसे को अपने को यूज कर सके। एक्सप्लॉयटेशन इज कॉमन, यानी अगर आपका कोई भी ऐसे जो पर डे के हिसाब से हर कोई आदमी उसका क्या करता है, शोषण करता है, इससे बचा जा सकता है। नो पेड लीव, अगर आप जिस दिन नहीं आओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, पता नहीं आप कहाँ पे जाके वर्क करोगे, कोई पता ही नहीं है। आप क्या है, असंगठित, जिसे जो हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड होता है उसे संगठित क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में, और जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसे असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। आप देखिए असंगठित क्षेत्र को सुरक्षा चाहिए क्योंकि शोषण होता है, छुट्टी नहीं मिलती, काम की स्थिति खराब होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर्स क्या होता है, पहली बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स में क्या है, ऑन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे जिसका ऑन और मैनेज कौन करे, गवर्नमेंट करे, कंट्रोल्ड भी कौन करे, गवर्नमेंट करे, सारी अरेंजिंग कौन करे, गवर्नमेंट करे, वो पब्लिक सेक्टर है। जैसे एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सरकार द्वारा संचालित क्षेत्र, उदाहरण रेलवे, डाकघर, ये आपके कौन से सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो था ऑन बाय इंडिविजुअल और कंपनीज, यानी जिसका मालिक कोई इंडिविजुअल हो या कंपनीज हो, और ये क्या होता है आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। जैसे कि हो गया रिलायंस, टाटा, ओके, निजी कंपनियों द्वारा संचालित क्षेत्र। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाटा, रिलायंस, ये हो गए हमारे प्राइवेट सेक्टर। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर वेलफेयर। गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस जो देती है वो वेलफेयर के लिए देती है, सभी के लिए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो। जैसे स्कूल, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया और लोगों का काम, बच्चों में वहाँ पे एजुकेशन लेंगे। हॉस्पिटल, हेल्थ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, आप सारे काम के लिए। वाटर सप्लाई, लोगों की हेल्थ के लिए मतलब बेटर होगी और पानी की जरूरत तो पूरी होगी। सरकार जन कल्याण हेतु सेवाएं देती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स। अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स क्या होते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, डिसगाइज क्या होता है, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे एक से ज्यादा काम करने के लिए आ जाए तो वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन में क्या हो गया, इसको काम करने के लिए यहाँ पे हमारे लिए एक आदमी इसको जमीन पे प्रोडक्शन कर सकता है, देख रेख कर सकता है। लेकिन आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, लेकिन वो 5 मेंबर भी आकर यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे जो एक आदमी का काम 5 लोगों ने किया, तो बाकी इसको अगर एक कर लेता है, 4 और कहीं काम करते,
तो पैसा और दूसरी जगह से आता, लेकिन एक करने से भी उतना ही पैसा आएगा और 5 लोगों के करने से भी पैसा उतना आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी जो सिचुएशन होती है ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। 5 people working on a small farm where only 2 are needed। जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं खेत में अतिरिक्त मजदूरी। अंडर एम्प्लॉयमेंट, पीपल वर्क लेस देन देयर कैपेसिटी। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो लोग जो होते हैं क्षमता से कम काम मिलना। जैसे आपका क्या होता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हो, मान लीजिए आप पर डे कोई भी चीज है, कोई पैकिंग है 100 पीस कर सकते हैं, लेकिन आपको काम सिर्फ 50 पीस ही करने का मिल रहा है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मनरेगा जो स्कीम है जो 2005 में है, इसका मीन्स क्या है, गवर्नमेंट स्कीम गारंटिंग 100 डेज, किसकी गारंटी देती है, 100 डेज की गारंटी देती है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। कहाँ के लिए, रूरल यानी गांव के लिए। इससे क्या होगा, हेल्प्स रिड्यूस, जब लोगों को काम मिलेगा 100 दिन के लिए तो हेल्प्स क्या करेगा, पॉवर्टी जो गरीबी है उसको दूर होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो लोग बेकार हैं, यानी जिनके पास काम नहीं, उनको वर्क मिलेगा। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार गारंटी देती है या गरीबी व बेरोजगारी को कम करती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू सेक्टर। इसमें क्या होता है, जो टिकाऊपन जो विकास होता है, जिससे कि लोगों का विकास जो हो, क्षेत्र का जो विकास हो, इसमें हमारा इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो फिर हमें दिक्कतें होंगी आने वाले समय में। अब देखिए, क्षेत्रों का विकास पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब इसकी क्विक समरी देख लीजिए। प्राइमरी में क्या होता है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब ट्रेजरी में क्या होता है, सर्विस होता है। और जीडीपी में क्या चीज होती है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर को होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सप्लॉयटेशन होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होती है, गवर्नमेंट होगी। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल होगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा वर्कर्स। और मनरेगा क्या, 100 डेज रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। क्या, व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर ग्रोइंग, व्हाट इज जीडीपी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में आप क्वेश्चन कैसे करने हैं, और इसके बाद में आप देख लीजिए नोट्स और बने रहिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स क्या है। द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। इसमें बटी हुई है, ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पहले बात है प्राइमरी सेक्टर, दीज सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। किस पे डिपेंड है ये, डायरेक्टली ऑन नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज से। एग्जांपल एग्रीकल्चरल, फिशिंग, माइनिंग। जो प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग पे। सेकेंडरी सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। यानी जब हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्ट किस में किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स में, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये सेकेंडरी सेक्टर से। और इसमें क्या है, मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर कैन, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ये इसकी एग्जांपल है। टर्शियरी सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड सर्विस एक्टिविटीज दैट सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। और इसमें इंक्लूडिंग क्या होती है, इसमें जो किसको सपोर्ट देता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ये सपोर्ट देगा टर्शियरी सेक्टर, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर। दीज 3 सेक्टर्स टुगेदर फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है, एंड इसकी हिंदी, अर्थव्यवस्था को गतिविधियों के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र या नेचुरल संसाधनों पर डिपेंड है, जैसे एग्रीकल्चरल, मछली और माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में तैयार करना, जैसे शुगर केन से चीनी और कपास से कपड़ा। एंड थर्ड सेक्टर, इसमें सेवाएं आती हैं जो अन्य क्षेत्रों की सहायता करती हैं, उदाहरण परिवहन, बैंक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो स्टूडेंट्स इनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन इंडिया। द टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग रेपिडली इन इंडिया बिकॉज डिमांड फॉर सर्विस लाइक हॉस्पिटल। यानी किसकी डिमांड है, ये सर्विस के लिए क्या चाहिए, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, और जब इनके लिए इंक्रीज होंगे तो लोगों को काम करने वाले को लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो यही सर्विस सेक्टर्स में आ जाएगा। ठीक है, और इसको ये एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, एरियाज को ये भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे आईटी एंड कम्युनिकेशंस का स्कोप बढ़ गया।
Industries and agriculture need support services such as banking and transport. Rise in income has increased demand for tourism, shopping, private services. Therefore, the service sector is becoming the largest sector in India. भारत में जो तृतीय क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल, स्कूल, परिवहन जैसी सेवाओं की मांग बढ़ रही है। सूचना एवं संचार तकनीकी आईटी का विकास हुआ है। उद्योग और कृषि को बैंकिंग, परिवहन जैसी सेवाओं की जरूरत है। आय बढ़ने से पर्यटन और निजी सेवाओं की मांग बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज जीडीपी? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। GDP, gross domestic product, is the total value of all final goods, यानी total value of final goods and services produced within a country in 1 year. Importance क्या है इसके स्टूडेंट्स? It shows the economic growth of a country. इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. It helps compare the progress of different sector, यानी ये डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोग्रेस होगी. It used to measures development, यानी इसका मेजरमेंट्स करने के लिए होता है और जिससे हमारे देश का जो मेजरमेंट किया जाता है. जीडीपी का अर्थ है एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य. इसके इंपॉर्टेंस, देश की आर्थिक प्रगति दिखाता है, विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को बताता है, विकास मापने में उपयोग होता है. नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. तो स्टूडेंट थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है लेकिन जरूर देख लीजिए इसको. फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रेडी फॉर कंजम्पशंस. और इसमें क्या है, जो फाइनल गुड्स होता है रेडी फॉर कंजम्पशन होता है और जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो फर्दर प्रोडक्शंस के लिए होता है. ठीक है, फाइनल गुड्स को किस में इंक्लूड किया जाता है? जीडीपी में. और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जीडीपी इंक्लूड किया जाता. जैसे फाइनल गुड्स क्या हो गया? ब्रेड हो गया और जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया फ्लोर हो गया. ठीक है, आटा. अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं जिसे बोलते हैं. ठीक है, उपयोग के लिए तैयार, जो अंतिम होती है उपयोग के लिए तैयार होती हैं और इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती जो होती हैं आगे उत्पादन के लिए. और फाइनल को जीडीपी में शामिल और उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता. ये इनके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, What is double counting? Why should it to be avoided? Double counting means counting the value of the same product more than one once calculating GDP should be avoided because it gives an incorrect and inflated value of national income. Only final goods are counted to prevent double counting. यानी डबल काउंटिंग यानी एक ही प्रोडक्ट को अगर कई बार हम ऐड कर लेंगे तो हमारी जीडीपी में फॉल्टिंग आ जाएगी. तो इसलिए हम उसको सिर्फ फाइनल गुड्स को ही हम लेंगे. ठीक है, दोहरी गणना का अर्थ है एक ही वस्तु का मूल्य बार बार जोड़ना. इसे रोकना जरूरी है क्योंकि इससे जीडीपी का मूल्य गलत और बड़ा दिखता है. डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होगा, फिर उसके बाद में जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल होगी, जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल के साथ में रेगुलर सैलरी एंड बेनिफिट्स मिलेगा. ठीक है, और इसके बाद में इसमें गवर्नमेंट रूल्स फॉलोड होंगे. और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो दूसरा अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है. इससे क्या होगा? नो फिक्स्ड आवर्स और इसके बाद में नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं. लो वेजेस होगी अनऑर्गेनाइज्ड में. फिर इसके बाद में नो रूल्स फॉलोड. ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो गया? जो ऑर्गेनाइज्ड का जो है बैंक्स और अनऑर्गेनाइज्ड का एग्जांपल है डेली वेज वर्कर्स. ये संगठित और असंगठित क्षेत्र. इनमें देख लीजिए, संगठित में निश्चित समय और नौकरी सुरक्षा, फिर इसके बाद में नियमित वेतन और नियमों का पालन, एग्जाम्पल बैंक. अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित में समय निश्चित नहीं, सुरक्षा नहीं और कम वेतन, नियम नहीं, इससे ये मजदूर हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट्स बात करते हैं. वाई डू वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन? क्यों जरूरत है प्रोटेक्शन की? वर्कर्स नीड्स प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटेड विद लो वेजेस. लेकिन इसमें एक्सप्लॉइटेड क्या होता है? अपनी मर्जी से उसको वेतन दिया जाता है कम, इनको जो है मजदूरी मिलती है. नो जॉब सिक्योरिटी और पेड लीव, कोई छुट्टी नहीं मिलती, जॉब सिक्योरिटी नहीं है. वर्किंग कंडीशंस आर अनसेफ, यानी वर्किंग कंडीशन क्या होती है? अनसेफ होती है. गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लॉ एंड सपोर्ट. गवर्नमेंट को इसमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए? लॉ और सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को सुरक्षा चाहिए क्योंकि कम वेतन है, नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कार्य परिस्थितियां खराब है. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. पब्लिक सेक्टर इज owned and managed by government. It is important because it provides essential services like railways, hospitals, schools. It works for welfare, not profit. It creates employment opportunities.
सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा संचालित होता है। इसमें रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी सेवाएं। इसका उद्देश्य जन कल्याण है, रोजगार उपलब्ध कराता है। What is disguised unemployment? Disguised unemployment is situation where more people are working than required, यानी ज्यादा पीपल वर्किंग करते हैं। Many families members working on a small फॉर्म, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वर्किंग कहाँ काम करते हैं, स्मॉल फॉर्म में, जिससे हम लोग छिपी बेरोजगारी वह स्थिति है जब आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, उदाहरण खेत में अतिरिक्त मजदूर। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन मनरेगा क्या है। मनरेगा is a government scheme launched in 2005. It guarantees 100 days of employment in rural areas. It helps reduce poverty and unemployment. और मनरेगा योजना 2005 से शुरू हुई है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार गारंटी देता है। यह गरीबी और बेरोजगारी कम करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस चैप्टर्स को में कंप्लीटेड हुआ। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसके साथ साथ में जिन्होंने अभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया जरूर कर दें। और इसके बाद में मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर उसकी वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इस सीरीज में बने रहिए।